नक्शा देख लीजिए। इसराइल की सरहद उर्दून से मिलती है, उर्दून की सरहद शाम से, शाम की सरहद इराक से, और इराक की सरहद ईरान से जा मिलती है। ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है। अब ज़रा तारीख़ के सफ़हात उलटते हैं तो मालूम होता है कि जब किंग हुसैन के साथ उर्दून का इसराइल से अमन मुआहदा होता है तो इसराइल बराह रास्त शाम की सरहद तक पहुंच जाता है और मोसाद वहां सरगर्म अमल हो जाता है। शाम में हाफिजुल असद रुकावट बनता है, चुनाचे वहां 14 साल और 3 माह तक खाना जंगी का माहौल पैदा किया जाता है। इस दौरान शाम का फजाइया और फौज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाती है। मुल्क कर्ज में डूब जाता है, भाई भाई का गला काटता है और बिलाखिर बशारत असद को चलता किया जाता है। इक़्तिदार पर अल जुलानी इस हालत में कब्जा करता है कि इसराइली जंगी तैयारे जब चाहें शाम की ईंट से ईंट बजा देते हैं और अहले शाम सिर्फ बेबसी की आहें भरने पर मजबूर होते हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ इराक बाकी रह जाता है। पहले इराक को असला दिया जाता है, ईरान में खूनी इनकलाब बर्पा करवाया जाता है और फिर अरब और अजम यानी अरबी और फारसी को आपस में लड़ाया जाता है। ये खून रेजी 8 साल तक जारी रहती है। न कोई फातेह होता है, न मफ्तूह। हाँ, यही इसराइल जब देखता है कि इराक और ईरान हालत जंग में हैं तो वो अपने जंगी जहाज़ों के जरिए तम्मूज के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करके उसे तबाह कर देता है, ये कह कर के इससे इसराइल की अमन व सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। इसके बाद इराक को शह दी जाती है और वो कुवैत पर हमलावर होता है। जैसे ही वो कुवैत की सरहद पार करता है, अमेरिका बहादुर पूरी दुनिया को इकट्ठा करके इराक की ईंट से ईंट बजा देता है, मगर तब भी इराक में कुछ जान बाकी रहती है। फिर यही इसराइल 2003 में अमेरिका को कायल करता है कि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। इराक बार बार यकीन दहानी करवाता है कि ऐसी कोई बात नहीं। वो आलमी एटमी तवानाई के इदारे को मुकम्मल रसाई देता है, मगर ये इदारे के अफराद जासूसी पर मामूर हो जाते हैं। इसके बाद इराक पर तबाह कुन हमला होता है। शिया मिलिशिया हरकत में आते हैं, भाई भाई का गला काटता है। इराक की फौज और फजाइया मुकम्मल तबाह कर दी जाती है। सोने के ज़खायर लूटे जाते हैं और सद्दाम हुसैन को तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया जाता है। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिर्फ इराक रह जाता है। इसराइली जंगी जहाज जब चाहें उर्दून, शाम और इराक के ऊपर से बिला खौफ व खतर परवाज कर सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं। फिर 12 जून 2025 का वो लम्हा आता है जब बगैर किसी पेशगी वजह के इसराइल ईरान के एटमी मराकज़ पर बमबारी करता है। ईरान के अहम जर्नैलों और साइंसदानों को उनके बच्चों के सामने खाको खून में नहला दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाता, क्योंकि इससे इसराइल को खतरा लाहक हो सकता है। इसराइल का वजीर दिफा धमकी देता है कि अगर ईरान ने जवाबी दिफा का हक इस्तेमाल किया तो तेहरान को जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये हमले और जवाबी हमले 3 दिन से जारी हैं और अल्लाह बेहतर जानता है ये कब तक जारी रहेंगे। अब तसव्वुर कीजिए
خدا نہ خواستہ اگر ایران بھی اسی انجام سے دوچار ہو جائے جس سے شام اور عراق ہوئے تو پھر خاکم بدان اسرائیل کے 300-400 جنگی جہاز پاکستان کے اندر ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی وقت بغیر کسی روک ٹوک کے آ سکیں گے، اور اس پر مستزاد یہ کہ ان کو اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والے گوبر آچاریہ جیسے لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ ان کے اڈے اور رہنما بھی ساتھ ہوں گے اور فضا میں ایندھن کی ضرورت تک نہیں پڑے گی۔ تو کیا ہم اس وقت کا انتظار کریں؟ یورپ اور امریکہ کی انسان دوستی، عدل و انصاف کے پیمانے اور دعوے اب محض نعرے بن چکے ہیں۔ وہ صرف اس وقت چیختے ہیں جب ان کی دم پر پاؤں پڑتا ہے، ورنہ راوی چین ہی لکھتا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے، ابھی اور اسی وقت کرنا ہے۔ ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔